तो ट्रायंगल ABC में A का कोऑर्डिनेट 5-1 है, B का -2-3 है। ऑर्थो सेंटर H जो है वो यहाँ लाई कर रहा है 0,0 पर। तो 0,0 ऑर्थो सेंटर से पास होने वाली लाइन जो किसी भी साइड के परपेंडिकुलर है वो ऑल्टीट्यूड होगी ट्रायंगल की। तो बिकॉज ऑफ दैट आई कैन क्लेम दैट ऑन दिस लाइन which is passing through ortho center and perpendicular to AB is an altitude और C vertex lies on this line जिसका कोऑर्डिनेट XY है। तो दो बातें हैं देखो, एक तो SC is perpendicular to AB, तो एक रिलेशन तो यहाँ से मिल रहा है कि HC का स्लोप क्या है y अपॉन x, y -0 अपॉन x -0, और AB का स्लोप क्या है, AB का स्लोप तो 3 -1 4 अपॉन -7 -2 -5 इट इज इक्वल टू -1। तो एक रिलेशन तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि 4y इज इक्वल टू 7x, -7x उधर मल्टीप्लाई करके 4y इक्वल टू 7x। इनफैक्ट यहां से 4y इक्वल टू 7x अगर देखो तो यहां से क्लियर भी दिख जा रहा है कि इसमें कौन सेटिस्फाई कर रहा है। x और y का साइन सेम होगा और y और x का रेशियो दिख गया है ना कि y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7/4। तो ये ऑप्शन खत्म। तो क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गया, इसके आगे मैं कैलकुलेट ही नहीं करूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो। बट सब्जेक्टिवली ये एक सोल्यूशन नहीं माना जाएगा। इसके बाद हमें ऐसा एक और रिलेशन चाहिए, तो एक दूसरा रिलेशन, हाउ डू वी फाइंड द अनदर रिलेशन। सो एक ये भी बात तो है ना कि अगर यहां से किसी भी दूसरे वर्टेक्स से अदर देन सी, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ऐसे ऑर्थो सेंटर को ज्वाइन कर लाइन की बात करूं तो ये लाइन भी तो इधर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो आई विल अप्लाई अनदर वन दैट एच बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये फैक्ट भी तो होना चाहिए। तो ए सी का स्लोप क्या है, ए सी का स्लोप है y प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 एंड एच सी का स्लोप क्या है, एच बी का स्लोप क्या है, एच बी का -3/2। ओरिजिन से किसी भी कोऑर्डिनेट एक्स वाई को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप y अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1। तो यहां से एक्स वाई में एक और रिलेशन आ जाएगा, क्या आया, माइनस तो कैंसिल ही कर दो, 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 10। तो आ गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 13। और ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी आपको। इसको और इसको सॉल्व कर लो, लीनियर इक्वेशन है तो एक्स वाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये मिल जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। फोर्थ किसका इसका हो गया बेटा, इस पर भी जरा ओपिनियन दे दो मेरे को। फोर्थ क्वेश्चन जिसका इसका हो गया है, चलो जल्दी से आंसर कर दो कि ये 3 बच्चे सिर्फ के हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। फोर्थ को एक बार देखो जल्दी से। Two vertices of triangle are this and this. Orthocenter is 1, 2. Find the coordinate of third vertex.
वही सेम सिचुएशन है, बस ओरिजिन नहीं है, और क्या, प्रोसीजर तो वही रहेगा। एक वर्टेक्स है 4, -3, एक वर्टेक्स है -2, 5, एक वर्टेक्स है सी जो कि अननोन है, और ऑर्थो सेंटर ऑब्वियसली ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे, और ये ऑर्थो सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट नोन है। क्या है कोऑर्डिनेट इसका? 1, 2। तो आप वही एच ए परपेंडिकुलर टू बी सी एंड एच बी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये कर लो, आंसर आ जाएगा। एच ए का स्लोप और बी सी का स्लोप, बी सी का स्लोप y-5 अपॉन x+2 इज इक्वल टू, बी सी का स्लोप इस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप, इसका लाइन का स्लोप क्लियर दिख रहा है, y2 - y1 इज 5/-3, तो 5, इसका स्लोप है 5/-3, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल 3/5 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहां से आ गया। ये किसका इक्वेशन है जी? दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, कौन सी लाइन? ए एच, ऑल्टीट्यूड ए एच का इक्वेशन आएगा। इसी तरह से एच सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एच सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी ले लो, चलो इसको भी कर देते हैं, एच सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्या आया? एच सी का स्लोप y-2 अपॉन x-1, ए बी का स्लोप क्या है? तो ए बी का स्लोप जो आएगा वो आएगा 8, 5 + 3 8/-6, दैट इज इक्वल टू 4/3 नेगेटिव, इसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव करेंगे तो 3/4। दिस इज अनदर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ये कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन है? इट इज इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड, कौन सी ऑल्टीट्यूड? एच सी। तो हमें ये दोनों लाइन का इक्वेशन आ गया, इसका भी आ गया और इसका इक्वेशन भी आ गया, ये वाली लाइन का। तो ये दोनों लाइंस जहां मीट करती हैं वो पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर है, तो उसके लिए हमें दोनों लाइन का इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है टू गेट द एच। तो सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट एच का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है तो आप कर जाएंगे। तो मैं आगे मूव कर रहा हूँ, अगले 2 क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो 33,26 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ऑर्थो सेंटर पे कई सारे क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, तो अगले जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसको टेस्ट कंडीशन में करना, ठीक है। तो अपन को जज करना है कि हम किस लेवल तक प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। तो मैं टेस्ट कंडीशन में सारी बातें करूंगा। रेडी? पहले तो एक वार्म अप, छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये 5th क्वेश्चन का ए पार्ट है और एक बी पार्ट भी मैं दे रहा हूं, बी पार्ट। पहले ए पार्ट का आंसर करो, ए पार्ट का आंसर करो जल्दी से।
क्या बोला? फिफ्थ का बी करेक्ट है। फिफ्थ पार्ट का आपने बोला बी पार्ट करेक्ट है, इजंट इट? यही बोला ना? क्वेश्चन क्या था? एक वर्टेक्स ओरिजिन है, एक 40 है, मतलब एक पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है कि वन साइड इज हॉरिजॉन्टल, 0 0 और 40 को ज्वाइन करने वाली जो साइड है, मान लो बी, ए एंड सी, ये हॉरिजॉन्टल है। और बी वर्टेक्स जो है वो 3,4 है, ये 40 है, ये 0 0 है। तीसरा वर्टेक्स है 3,4, तो कहीं पर भी हो वो, यहाँ कहीं 3 होगा, 3 यहाँ कहीं 4 होगा, मान लो यहाँ है ऐसे। तो ये ट्रायंगल ऐसा बन गया। वर्चुअली ये साइड लेंथ क्या है? 5 है, ये 4 है, ये कुछ होगी, आई डोंट नो। अब इस ट्रायंगल में ऑल्दो ये कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल नहीं है कि ये स्केलीन मतलब क्या आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। बट एक बात क्लियर है कि इसकी एक साइड हॉरिजॉन्टल है, इसलिए एक ऑल्टीट्यूड वर्टिकल है। और ये ऑब्जर्वेशन मेरे को एक हेल्प देता है। क्या हेल्प देता है जी? वर्टिकल लाइन पर, वर्टिकल लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। तो अगर सी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है 3, तो इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3। ये लाइन ही एक्स इक्वल टू 3 होगी। तो altitude drawn from the point vertex C is x equal to 3, therefore orthocenter will have coordinate क्या? 3, y। तो x कोऑर्डिनेट तो 3 होगा। ऑल्दो ये 3 जजमेंट से मेरे को यहां पर इस केस में कोई बेनिफिट नहीं मिला, बिकॉज सारे पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है। बट अगर ऐसा होता कि कुछ पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट 3 से डिफरेंट कुछ और होते, तो वो सीधे रिजेक्ट हो जाते सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। मोर ओवर अब 3y आ गया, अब क्या करूं? तो अब मैं बोलूंगा कि ये जो AH है इट इज परपेंडिकुलर टू CA, HA इज परपेंडिकुलर टू BC यूज कर लो और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। HA इज परपेंडिकुलर टू BC, तो HA का स्लोप क्या है? तो y/3 इंटू BC का स्लोप क्या है? BC का स्लोप 3 4 और 40 का 4 अपॉन -1, and it is equal to how much? -1। therefore y इक्वल टू कितना आ गया? 3/4। तो हमारा ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ गया जी? तो इट इज 3, 3/4। अब एक आंसर आया था 3,12। अब देखो वो आंसर 3,12 आंसर को अगर चाहते तो विलफुली हटा देते बिना कोई कैलकुलेशन के, क्योंकि 3,4 का मतलब है कि इस ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा है, तो ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं होना चाहिए। जबकि आप इसको बना के देखोगे तो आपको एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिखेगा। तो थोड़ा सा अगर उसको स्केल अप करके ड्रॉ करते हो फिगर को, तो काफी जजमेंट उससे भी मिल जाता है कि ये ऑप्शन हो नहीं सकते। तो आपको थोड़ा डायग्राम को ढंग से नीटली ड्रॉ करोगे, स्केल पे ड्रॉ करोगे, तो आपको ज्यादा सहूलियत होगी। मोरओवर ये क्लियर है। किसका आंसर था वैसे 3,12? एक बच्चे ने आंसर दिया था, आई थिंक नमन ने दिया। किसने दिया भाई? बी आंसर करेक्ट। किसने किसने बोला था? अच्छा, फिर बाद में तूने चेंज कर लिया?
अच्छा, एनीवे इसका बी पार्ट करो बेटा और 6 करो, बी एंड 6। फिफ्थ का बी पार्ट का आंसर किसी को मिला? वर्बली आंसर है। एक वर्टेक्स है 10, एक है 50, और एक है 3, 2√3। What do you observe in this case? 1050 का मिड पॉइंट क्या है? 30। और तीसरा वर्टेक्स है 3, 2√3। इट इज इंटरेस्टिंग। 3, 2√3 क्या मतलब क्या हुआ कि ये जस्ट इसी के वर्टिकल है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है ये। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होने की वजह से एक बात तो बिल्कुल डेफिनेट है, क्या कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो मेरे को दिख ही रहा है। आइसोसेलेस दिख रहा है। अब हम इक्विलेटरल के लिए चेक करना चाहिए हमें कि भाई ये एंगल कितना है। तो ये हाइट कितनी है? ये हाइट है 2√3। और ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है 2। तो बेटा ये 60 डिग्री है। और आइसोसेलेस है बिकॉज ये और ये इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है, तो ये भी 60 डिग्री है। तो एक्चुअली द गिवन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब मैं स्लोप से भी देख सकता था कि ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसका स्लोप देख के पता चल जाता है इसका स्लोप क्या है। तो √3, 2√3 -0, 2√3, 3 - 1, 2 √3 मतलब 60 डिग्री। एनीवे अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो ऑर्थो सेंटर इज सेम एज सेंट्रॉयड। तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, सरकम सेंटर, सारे पॉइंट, सरकम सेंटर एंड इन सेंटर, ये सारे पॉइंट सेम होंगे। आर कौन सा पॉइंट? तो ऑर्थो सेंट्रॉयड निकालना है तो क्या करेंगे? 5, 1, 6, 3, 9/3 इज 3, इसी लाइन पे होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 आएगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो वाई कोऑर्डिनेट 0 + 0 + 2√3/3, तो 2/√3। ठीक है जी। अब ये 6th क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसको कर लेंगे आप। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, कभी भी पूछ लेंगे, फिर से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना चाहिए आज की क्लास में। इजंट इट? या ट्राई करना चाहते हैं तो आई डोंट माइंड, आप ट्राई कर सकते हैं। आई विल डिस्कस। क्या ख्याल है? ट्राई करो करो, चलो ठीक है, गुड। जस्ट गिव अ ट्राई।
क्या किया इस क्वेश्चन में, क्या किया देखो, 3 साइड्स गिवन है बेटा, ध्यान से समझो। ऐसे मान लो कोई एक ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड्स के इक्वेशंस दिए हुए हैं। ये तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि वेन एवर आई से दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ साइड, इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, मान लो ये एक साइड है, एक लाइन का इक्वेशन है, और मान लो ये लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 1। तो ये दोनों साइड्स का इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? इक्वेशन मीन्स एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन x कॉमा वाई सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह से इस लाइन का हर एक पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, है ना। इक्वेशन का मतलब यही होता है कि किसी भी कर्व का इक्वेशन वो रिलेशन होता है एक्स वाई में जिसको उस कर्व पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करता है। ऑब्वियसली उससे हमें ये वाला पॉइंट ए वर्टेक्स है अगर, तो ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिल गया। मिला कि नहीं मिला? क्या मिला? फटाफट दोनों को सॉल्व कर लो तो ए का कोऑर्डिनेट दिख रहा है, क्या है? -1,1। ए का कोऑर्डिनेट मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ए पॉइंट से पास करने वाली लाइन जो परपेंडिकुलर है किसके? अपोजिट लाइन के, ये ऑल्टीट्यूड है। इसी तरह से यहां से जो परपेंडिकुलर इसके होगा ये ऑल्टीट्यूड होगा, और इन दोनों ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर होगा। ऑर्थो सेंटर यहां कहीं होगा एच। ये वाली लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है इन्होंने, क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1। बट ये नहीं दिया हुआ है कि ए बी की वैल्यू क्या है, यही फाइंड करना है। ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, क्या? 0 0 है। सो दिस इज गुड, नथिंग बैड। इतनी इंफॉर्मेशन से हम लोग काम कर सकते हैं। रीत ने बोला a इक्वल टू माइनस बी, ठीक है बेटा, a इक्वल टू माइनस बी तो समझ में आ गया। इसके बाद क्या किया? तो यहां से देखो a इक्वल टू माइनस बी कैसे है, ये वाली लाइन का स्लोप क्या है? तो एच ए इज परपेंडिकुलर टू, मान लो ये बी सी है, राइट। तो सिंस एच ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड देयरफॉर एच ए का स्लोप, तो एच ए का स्लोप तो दिख ही रहा है, a माइनस 1 अपॉन, सॉरी एच ए का स्लोप है -1, ओरिजिन है ना -1, और बी सी का स्लोप क्या है? तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा? तो किसी भी लाइन का स्लोप जो है उस लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में रखने पे आता है। m इज द स्लोप। तो अगर मैं इसको उस फॉर्म में ले जाऊं, या वैसे डिफरेंशिएट करके भी बता सकते हो, तो उस फॉर्म में ले जाओगे तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस 1 बाई बी। तो हमें तो स्लोप चाहिए, तो इसको कंपेयर कर लो, तो स्लोप की वैल्यू माइनस ए बाई ए, तो इसका स्लोप है माइनस ए अपॉन बी, इट इज इक्वल टू -1। यहां से एक रिलेशन आ गया, क्या? कि ए इक्वल टू माइनस बी। यही बात रीत ने बताई थी कि एक रिलेशन तो ये है, ए इक्वल टू माइनस बी। अब सिर्फ ए इक्वल टू माइनस बी होने से तो आंसर हम नहीं कर सकते ना, अनलेस की ऑप्शंस गिवन हो, तो शायद वहां से मेकआउट हो जाए, बट हो सकता है वहां से भी ना हो। तो अब आपको अगला एक और इंफॉर्मेशन चाहिए, बताओ जी क्या करें? एक इंफॉर्मेशन और यूज कर लो। पहली बात तो ए इक्वल टू माइनस बी होने से ये इक्वेशन आपका चेंज हो गया। अब कैसा नजर आएगा ये इक्वेशन? ये इक्वेशन बी को माइनस ए डाल दो, ठीक है। तो बी को माइनस ए डालो तो क्या आएगा? अरे बी को माइनस ए डालो तो क्या आएगा? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/a। अब क्या करें? यहां से देखो, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए तो कौन सा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिलेगा? इसका। तो सी का कोऑर्डिनेट आएगा, सॉल्विंग x प्लस 2y 1 है, और x माइनस वाई जो है 1 अपॉन ए है। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दे तो 3y की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस 1 बाई ए।
तो y कोऑर्डिनेट तो आ गया, क्या आया, a माइनस 1/3a, और x कोऑर्डिनेट भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट भी निकाल लो। इसी तरह से इस लाइन को इसके साथ सॉल्व कर लो, तो ये वाला कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। अब आप कुछ भी लगा दो जी। अब आप ये भी कर सकते हो कि ये परपेंडिकुलर टू दिस है, या दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो हमें इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप तो मालूम ही है। अगर मेरे को ये वर्टेक्स मिल गया तो एच बी परपेंडिकुलर टू ए सी यूज कर लो तो आ जाएगा, और अगर सी मिल गया तो एच सी परपेंडिकुलर टू ए बी यूज कर लो तो भी आ जाएगा। तो चलो हम सी आ गया हमारा, सी मैं ये सब हटा दे रहा हूं, ये सब भी हटा दो। एक्स कोऑर्डिनेट आया तो वाई कोऑर्डिनेट भी निकालो ना, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट आया, एक्स कोऑर्डिनेट निकालो। वाई की वैल्यू आई ए माइनस 1/3 है, एक्स क्या है, ए माइनस 1/3 है, तो वाई आया ना बेटा, तो एक्स क्या है, तो एक्स आया वाई प्लस 1/a। तो a माइनस 1/3a प्लस 1/a, तो a प्लस 2/3a, यहाँ 3/3a कर देना, तो a प्लस 2/3a लिख दिया मैंने, a प्लस 2/3a, बस बात खत्म हो गई। नाउ अप्लाइंग सी एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो सी एच का स्लोप क्या आएगा, सी एच का, तो सी ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करने का स्लोप आएगा a माइनस 1/a+2, a माइनस 1/a+2 इंटू ए बी का स्लोप क्या है, तो इस लाइन का स्लोप तो दिख ही रहा है, इसका स्लोप है -2/3, और इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो तो आएगा 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 3a प्लस 6, तो यहाँ से -8 इज इक्वल टू ए आ गया, तो a -8 आ गया, और b नेगेटिव ऑफ a है, तो देयर फोर b की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो तुम्हारा जो ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b आएगा वो -8,8 हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने सिर्फ ये बताया कि ऑर्थो सेंटर पे प्रॉब्लम बहुत सिंपल भी आ सकती है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है। तो पढ़ लो बेटा, क्वेश्चन पढ़ लो। एक्स वाई किसके कोऑर्डिनेट है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 1/a में, नमन x कोमा वाई मैंने कहाँ लिखा है जरा बताओ तो, कोई मैंने तो x कोमा वाई किसी का कोऑर्डिनेट है ऐसा लिखा नहीं है। तुम किस पॉइंट की बात कर रहे हो, ए कॉमा बी जो हम फाइंड कर रहे हैं ये कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, ये ए और बी ऑर्डर्ड पेयर है। x कॉमा वाई, अच्छा x कॉमा वाई किसका कोऑर्डिनेट है वो डिपेंड करता है कौन से इक्वेशन की बात कर रहे हो। एक्स वाई तो इसमें भी है, इधर देखो एक्स वाई कहाँ कहाँ पर है, पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको। एक्स वाई इसमें भी एक्स वाई का जिक्र हुआ है, यहाँ भी एक्स वाई का जिक्र हुआ है, और यहाँ भी एक्स वाई का जिक्र हुआ है। तुम किसकी बात करो, मतलब इसमें भी हुआ है, कौन से एक्स कॉमा वाई की बात करो, जो एक्स वाई इसको सेटिस्फाई, एक्स वाई जो यहाँ पर है वो इस लाइन के पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इस वाली लाइन के, और जिस एक्स वाई की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं ये इस लाइन के किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं, और जौन से एक्स वाई की बात हम यहाँ कर रहे हैं यहाँ पर, वो इस वाली लाइन के किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो एक्स वाई एक वेरिएबल है, वो डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन वो अलग अलग लाइन पे लाई करेगा। और जब हम बोलते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, तो ये ऑब्वियसली दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये इसका पॉइंट भी है और इसका पॉइंट भी है, इसीलिए इन दोनों को सॉल्व करके जो आता है वो इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता है। अब क्लियर हुआ?
ओके, वो लोकस करने के बाद में और क्लैरिटी आ जाएगी बेटे, डोंट वरी। इसके बाद में आते हैं साहब नेक्स्ट आइडिया पे, विच इज कॉल्ड सरकम सेंटर, राइट? तो सरकम सेंटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, सरकम सेंटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो सरकम वर्ड जो है वो बेसिकली है when you say circumference, है ना, you are going along the circle, so it is called circumference, मतलब going along। तो circumscribe का मतलब क्या होता है? किसी ट्रायंगल का circumscribe करना मतलब उसके तीनों वर्टिसेस से गुजरना। और सर्कम सर्कल का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल जो उस ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा हो। तो लिख दो अ सर्कल, आप ऐसे लिखेंगे द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ एक जगह, तो आप लिख दो अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। And their point of intersection is called circumcircle, sorry circumcenter, denoted as O। अब आप एक बात को जरा रिकॉल करो, मैंने आपको कभी बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। सपोज आई हैव अ ट्रायंगल एबीसी, राइट? सो इफ आई ड्रॉ, if I point out the midpoint of BC and if I draw a line which is perpendicular to BC passing through this midpoint, so whatever point I choose on this line, it will be equidistant from B and C. Why? Because of the congruency. Whenever you choose a point, any point here, suppose इस point को मैं O लिख दूं, तो O और ये M है, मिड पॉइंट है BC का, तो OMB एंड OMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल फॉर्म होंगे, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है और ये 90 डिग्री, ये कॉमन है। तो RHS मतलब चाहे जिससे बोलो, कॉन्ग्रुएंसी होने की वजह से ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। मतलब आप एक सेकंड के लिए लिख दो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC is path of a point which remains equidistant from both end B and C। मतलब किसी लाइन सेगमेंट के दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अगर कोई पॉइंट ट्रेवल कर रहा है तो उसका पाथ क्या होगा? उसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। अब इसी बात को मैं कन्वर्सली यूज कर रहा हूं कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो O का डिस्टेंस OB से होगा, वही OC से होगा, तो OB इज इक्वल टू OC। अब इसी तरह से मान लो अगर ये AB का मिड पॉइंट भी तो कहीं ना कहीं होगा, और इस मिड पॉइंट से अगर मैं एक राइट एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं यहां से AB का, तो ये जो लाइन जहां से पास करेगी ऐसे, है ना, अब वो पॉइंट की क्या खास बात है? ये लाइन भी तो इंटरसेक्ट करेगी इन दोनों को। अब जरा बात करते हैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, जहां पर ये दोनों बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं। तो ये वो पॉइंट हुआ बेटा जिसका एज पर द डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट मस्ट बी सेम फ्रॉम B एज वेल एज फ्रॉम C एज वेल एज फ्रॉम A, तीनों से इक्वल होगा। तो ये और ये तीनों इक्वल होंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? सो लिख दो इट इज equidistant from all three vertices of triangle, all three vertices of triangle ABC। दैट इज हम बात क्या कर रहे हैं? दैट इज OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC एंड लेट मी call this distance as R। Now due to that fact I can claim
that if I consider O as a center and R as a radius and draw a circle, अगर मैं पॉइंट O को सेंटर और R को रेडियस लेके, ये R है, ये भी R है, ये भी R है, R रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो वो सर्कल बाउंड है ये तीनों वर्टिसेस से पास करने के लिए, वो सर्कल तीनों वर्टिसेस से पास करेगा, करना ही पड़ेगा उसको, है ना। तो इसी सर्कल को हम क्या बोलते हैं भाई, ये सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। तो लिख दो, देयरफॉर अ सर्कल ड्रॉन by taking O as center and capital R as radius always passes through the three vertices of triangle ABC, ऐसे सर्कल को कॉल्ड एज सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, तो उसको हम सर्कम सर्कल बोलते हैं, इसी सर्कल को हम सर्कम सर्कल बोलते हैं। एंड इट्स सेंटर, इसी के सेंटर को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं, और रेडियस को सर्कम रेडियस, एंड रेडियस इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। ये टर्म आपको बिल्कुल फीड हो जाना चाहिए दिमाग में। तो ये तो बात हो गई भाई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो जस्ट रीकैप कर लेते इसको। क्या क्या मैंने बताया, मैंने बताया कि सिंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट विच रिमेन्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट, and therefore circumcenter O will lie on the bisector of all three sides, therefore distance of O from A is same as that of B, that is C, OA equal to OB equal to C, OC। तो O को सेंटर, R को रेडियस लेके जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वो तीनों वर्टिसेस से पास करेगा, इसी को हम सर्कम सर्कल बोलते हैं, इसी के सेंटर को सर्कम सेंटर बोलते हैं और उसकी रेडियस को सर्कम रेडियस बोलते हैं। अब कुछ इस सर्कल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, तो हमें तीन बातें अब ध्यान देनी है। एक बात तो ये कि ये सर्कम रेडियस को कैलकुलेट करने का क्या अगर कोई फार्मूला है तो वो देख लेते हैं। दूसरा, अगर तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है, ओके, तो हम सर्कम सेंटर फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ये भी प्रॉपर्टीज हैं, ये तो फंडामेंटल डेफिनेशन बेस्ड प्रॉपर्टी है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, तो आप मेंशन कर देंगे सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कम सर्कल एंड सर्कम सेंटर। तो स्पेशल प्रॉपर्टीज में क्या क्या बातें हैं, लिखते जाइए फटाफट जल्दी जल्दी। पहला पॉइंट, ये वाली स्लाइड तो आपको सारी बात मैं बता चुका हूं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू नेक्स्ट वन। फर्स्ट पॉइंट, दैट A upon sin A equals B upon sin B equals C upon sin C equal to R। तो बेटा ये पहला जो तीन इक्वालिटी है ये तो मैं पहले ही आपको प्रूव करके बता चुका, इट इज कॉल्ड साइन फार्मूला। आई होप यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर दैट इज नॉट माय फॉल्ट, बट स्टिल if you don't remember then I can reprove it again। okay, good। तो इसका प्रूफ देखो बेटा, बहुत सिंपल सा है। हमने ये पार्ट प्रूफ किया था, सर्कम रेडियस वाला पार्ट नहीं प्रूफ किया था, तो अब कंप्लीट प्रूफ आपके सामने है। देखो, मान लो ये सर्कल है और ये ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सर्कल है, तो एबीसी ट्राइंगल कैसा भी ले लो, कोई कैसा भी ले लो, मतलब आप स्केलियन ट्राइंगल ले लो या
जैसा आपको पसंद हो, ऑब्ट्यूज एंगल भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो ऐसा हुआ मान लो, ठीक है। अब मैंने बोला कि सरकम सेंटर यहाँ है, तो दो बातें तो बड़ी क्लियर हैं, आप भी मानोगे इस बात को कि अगर मैं ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ सरकम सेंटर से, तो ये बाइसेक्टर भी होगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो ये M है, ये B है, और ये C है, और ये O A है, और ये है सरकम सेंटर O। तो ये R है और ये भी R है और ये 90 है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अरे बोलो हाँ या ना। होगा। और ये एंगल है हमारा एंगल ए। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है सर्कल्स की कि अ कॉर्ड सबटेंड डबल एंगल एट द सेंटर देन दैट ऑफ द सर्कम्फरेंस। अगर कोई कॉर्ड सर्कल के सर्कम्फरेंस पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही तो सेंटर पे ट्वाइस थीटा एंगल सबटेंड करेगी। आपने ऐसा कभी पढ़ा है कि नहीं 10th में? सर्कल्स, कॉर्ड्स एंड आर्क्स, यस पढ़ा है। तो ये एंगल अगर एंगल ए है तो ये एंगल 2a है और आधा आधा हो गया है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो ये एंगल ए है और ये भी एंगल ए है। अब मैं बोलूंगा बेटा जस्ट लुक एट दिस राइट एंगल ट्रायंगल, जस्ट आपका पूरा फोकस इस राइट एंगल ट्रायंगल पे होना चाहिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम बी को देखो, इन ट्रायंगल ओ एम बी what do you observe? You observe that MB is a by 2 क्योंकि BC लेंथ को हम ए स्मॉल ए लेंथ बोलते हैं और ये मिड पॉइंट है। हाँ या ना। and therefore MB upon R is equal to perpendicular by hypotenuse sin A, and therefore MB मतलब A upon 2R is equal to sin A, therefore A upon sin A equal to 2R। तो मैंने ये दिखाया कि रेशियो ऑफ द साइड अपॉन साइन ऑफ द अपोजिट एंगल इज 2R विच इज कांस्टेंट, क्योंकि ट्रायंगल के लिए R तो चेंज नहीं होगा, चाहे आप A वर्टेक्स के लिए बात करो या B के लिए बात करो या C के लिए बात करो, तीनों वर्टेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल तो यही है, तो सर्कम रेडियस तो सेम रहेगी। तो यहां से प्रूव हो गया इट इज कांस्टेंट। इसका मतलब है कि चाहे A बाई साइन ए लिखो, चाहे B बाई साइन बी लिखो या C बाई साइन सी लिखो, आपको रेशियो नहीं चेंज होगा, रेशियो वही रहेगा 2R। तो ये है कंप्लीट प्रूफ ऑफ साइन फार्मूला, ठीक है। आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अपने आप प्रूफ करना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए अपने आप प्रूफ करना, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना, मैं वो सारे केसेस के लिए प्रूफ बता दूंगा, एक एक लाइन का वैसे हो जाएगा आपसे। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई बेटा, एक और प्रॉपर्टी है वो भी लिखो। वो प्रॉपर्टी क्या है? आर, कैपिटल आर इज ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, कैपिटल आर इज ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ये कैसे प्रूव हुआ? तो डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते हैं? तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने बताया था आपको, है ना। फिर रिकॉल, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, आप रिकॉल करो, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सब कुछ बता दिया था मैंने। फिर भी अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे लिखना है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो मैं बोलूंगा ये स्मॉल सी है और ये एंगल बी है, तो ये आल्टीट्यूड एच क्या हो जाएगा? सी साइन बी, क्योंकि एच अपॉन सी एंगल बी का साइन होगा, साइन बी इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो एच बाई सी इज साइन बी, तो एच इक्वल टू सी साइन बी, और बेस है क्या है? ए। तो एरिया डेल्टा क्या होगी? डेल्टा होगी हाफ इंटू बेस इज ए इंटू हाइट इज सी साइन बी। तो ये आ गया तुम्हारा बेटा ए सी साइन बी बाई 2 इज डेल्टा।
और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बात करी, हमने बात किया कि b अपॉन साइन बी इज 2r। तो साइन b को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन b, साइन फॉर्मूले से जाए तो साइन ऑफ b को लिख सकते हैं स्मॉल b बाई 2r, और इसको यहाँ रिप्लेस कर दो तो क्या आया बेटा, a इंटू सी तो था ही, b अपॉन 2 तो था और 2r अलग से आ गया, तो क्या आ गया ए बी सी अपॉन 4r, आया कि नहीं आया। इसका मतलब है कि अगर सर्कम रेडियस चाहिए तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, तीनों साइड के लेंथ पता है तो सर्कम रेडियस लिख सकते हो आप। क्या बोला मैंने, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ मालूम है तो हेरॉन्स फार्मूले से उस ट्रायंगल का एरिया भी पता चल जाएगा, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डेल्टा मिल गया, तो सर्कम रेडियस की वैल्यू मिल गई। तो सर्कम रेडियस की वैल्यू के लिए आपको क्या चाहिए, तीनों साइड की लेंथ। डायरेक्ट आप सर्कम रेडियस लिख सकते हैं। तो सर्कम रेडियस की बात आ गई, ये रिलेशन समझ में आ गया है ना, समझ में आ गई बात ये। इसके बाद कुछ पॉइंट्स और फटाफट लिखते जाओ, अब समझने वाली बात ज़्यादा नहीं है, आराम से समझ सकते हैं उन सब बातों को। तो तीसरा पॉइंट, फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होता है वो ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। अब इसको प्रूफ करना इंटरेस्टिंग है। For right angle triangle, circumcenter lies at the midpoint of hypotenuse. And for obtuse angle triangle, circumcenter lies outside the triangle. ये जो मैं बात बोल रहा हूं इसको कहीं नोट करके लिख लो। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कॉन्सेप्चुअल बात है, और इसका प्रूफ मैं तब तक नहीं बताऊंगा आपको जब तक कि आप अपने आप सोच करके और थक नहीं जाओ। मतलब आप इसको अपने आप सोचो, इमेजिन करो, विजुलाइज करो और इसका आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं है, एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल फैक्ट है, और इसका प्रूफ देने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग इसका आर्ग्यूमेंट प्लेस कर पाते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट को आर्ग्यूमेंट से प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो इसको प्रूफ कर देगा अच्छी बात है, जो नहीं प्रूफ करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, बट अभी नहीं, अभी आप खुद सोचो। मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊंगा कि किसी भी ट्रायंगल का जो ट्रायंगल नहीं, किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमेशा मेजर सेगमेंट में लाई करता है। सेंटर ऑफ सर्कल ऑलवेज लाइज इन द मेजर सेगमेंट। सेगमेंट तो आप जानते हो ना, सेगमेंट सेक्टर सब मैं डिस्कस कर चुका ऑफ सर्कल। कहने का मतलब ये है कि वेन एवर आई ड्रॉ अ सर्कल एंड आई ड्रॉ अ कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, सो दैट कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू सेगमेंट्स, एक बड़ा और एक छोटा। जो बड़ा सेगमेंट है इसको हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं, और जो छोटा वाला है इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ये माइनर है और वो मेजर है। तो ये बात जो मैंने लिखी है ये आप सभी जानते हो, इट्स अ फैक्ट। और ये दिस फैक्ट इज गोइंग टू हेल्प यू टू प्रूव दीज थ्री स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं कि आप इस इतने हिंट से कर जाते हैं कि नहीं। अब आप लास्ट पॉइंट लिखो, हाउ टू डिटरमिन सर्कम सेंटर, तो लिख दो हाउ टू डिटरमिन सर्कम सेंटर, मेथड टू फाइंड सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर को कैसे फाइंड करें अगर तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट नोन है तो लिख दो, if the coordinate of the three vertices of triangle are known, then how do we find circumcenter?
जैसे एक सिचुएशन दे रहा हूं मैं पहले डायरेक्टली कि भाई एक ट्रायंगल ए बी सी है, राइट। फिर मैं एल्गोरिथम बाद में लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, पहले आप अपना अकल लगा करके बताओ कि एक ट्रायंगल है जिसके एक वर्टेक्स है ओरिजिन 0 0 और एक वर्टेक्स है सपोज करो 4 0 और एक वर्टेक्स है 3 2 और आपसे पूछा गया कि इसका सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट बताओ, राइट। तो हाउ डू यू प्रोसीड? मान लो ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर। क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे, ये मुझे बताइए। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है, आपको मैंने कुछ भी नहीं बताया ऐसे प्रोसीड करो वैसे, नथिंग। आपको सिर्फ मैंने बताया भाई देखो ये सरकम सेंटर क्या होता है, ये मैंने बता दिया आपको। अब आप अपनी अकल लगाओ और मुझे बताओ कि हाउ डू यू गो अहेड विद दिस प्रॉब्लम। क्या करें भाई? एक अप्रोच तो कम से कम आप मुझे बताओगे तो दूसरा शायद मैं आपको बताऊं, फिर कुछ तीसरी बात भी बोलूं। तीनों अच्छा, तीनों ओके ओके, तीनों का मिड पॉइंट निकाल लें। ठीक है नमन, निकाल लिया बेटा, तीनों का मिड पॉइंट मान लो तुमने बोला तो मैंने निकाल दिया यार, तुम्हारी बात तो मैं मना कर नहीं सकता हूँ। तो इसका भी निकाल दिया मिड पॉइंट, इसका भी निकाल दिया, इसका भी निकाल दिया। तो मान लो ये डी है और ये ई है और ये एफ है। तो डी तो मेरे को दिख ही रहा है 2,0 ही हो गया सब, और ये हो गया ई हो गया तुम्हारा 7/2, 1, और एफ जो हो जाएगा 3/2, 1 हो जाएगा। अब क्या करें? बोलते जाओ, मैं तुम लोग को वेट कर रहा हूं, तुम्हारे आंसर की वेट कर रहा हूं। बस मिड पॉइंट निकाल करके फिर तुमने तो मतलब अच्छा है। कोई बोला कि यार बताओ मुझे कैसे आंसर तक पहुंचेगा, बोले चल चल मैं बताता हूँ, मिड पॉइंट निकालो, फिर बोला बहस करो। है मतलब धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं कोरोना पीरियड में है। अब देखो, अब जो इन्होंने किया ना पहला स्टेप पे लाके, नमन ने तो बीच में छोड़ दिया। मिड पॉइंट निकालने के बाद भी तरी एक प्रोसीजर है आगे जाने का, और एक और प्रोसीजर भी है, ठीक है। अब चले, बिकॉज इन्होंने मिड पॉइंट निकालने की बात करी तो हम बोलेंगे ठीक है, एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये डी से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसी पर तो सरकम सेंटर लाई करेगा। सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट एंगल बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, तो इसी पर होगा। और ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो वर्टिकल लाइन हुई, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सरकम सेंटर का 2 ही होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, बोलो भाई, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू 2 ही तो होगा बेटा। ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, यहाँ पर 2 है तो हमेशा 2 रहेगा। तो ऐसे एक यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, एक यहां से भी राइट एंगल बाइसेक्टर होगा, ये तीनों एक ही जगह पर मिल जाएंगे, यही है सरकम सेंटर, जिसको हम कुछ भी नेम दे दो भाई, ओ दे दो। तो अब क्या किया जाए, पहले तो मैंने बोल दिया कि सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, तो क्लियरली द सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2, y। अब इसके बाद क्या करें साहब, इसके बाद क्या करें? तो ये लाइन परपेंडिकुलर है इसके, तो ऐसे ये वाली लाइन ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तो ओ इज परपेंडिकुलर टू
OE is perpendicular to AC. तो OE का स्लोप लिखो. O का कोऑर्डिनेट आपने मान लिया ना. O का कोऑर्डिनेट क्या लिया है? 2, y. 2 x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट आपने y एज्यूम कर लिया. बोलो जल्दी बोलो. OE का स्लोप क्या हुआ भाई? तो y माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 7/2. और AC का स्लोप क्या है? AC का स्लोप 2 माइनस 2, ये -1 है. तो यहां से तुम्हारे पास में क्या है? अब इसको उधर ले जाओ, 1/2 हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करो तो यहां से आएगा 2i माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू हाफ. सिंप्लीफाई करके y निकाल लो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 2y की वैल्यू आ गई 2 माइनस 3/2, दैट इज इक्वल टू हाफ. y इज इक्वल टू 1/4. तो फाइनली आया कि ये जो कोऑर्डिनेट है सरकम सेंटर, ये आ गया 2, 1/4. एक तरीका ये है. बात वही याद आई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस सरकम सेंटर से मिड पॉइंट ऑफ साइड को ज्वाइन करने वाली लाइन साइड के परपेंडिकुलर होगी, और दैट इज इट, सिंपल. तो whenever you join the circumcenter with the midpoint of any side, that line segment will be perpendicular to that side. ये बात याद रखना है, आंसर आ जाएगा. आ गया जैसे यहां कैलकुलेट कर लिया. अब मैं बोला था कि क्या मेरे पास कुछ और तरीका नहीं था? अगर हम नहीं ये स्ट्राइक करता तो हम क्या करते? तो देखो दूसरा तरीका भी था. मैंने क्या बोला? OA is perpendicular to OB is perpendicular to OC. इसका मतलब OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, OC का स्क्वायर क्या होगा? सेम होगा. सरकम सेंटर में अगर ये ऑब्जर्व कर लेता तो और आसान हो गया. ना ऑब्जर्व करता, मान लेता कि सरकम सेंटर XY है, तो हमें क्या मिलता है? OA स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. OB स्क्वायर क्या होता है? OB, अरे OB स्क्वायर लिख दिया, ये OB स्क्वायर है. अब मैं OA स्क्वायर लिख रहा हूं. OB स्क्वायर ये हो गया. OA स्क्वायर क्या है? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर. और OC का स्क्वायर क्या है? x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब अगर मैं इस रिलेशन को फॉलो करता हूं तो देखो एक लाइन का इक्वेशन आएगा. x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा -6x माइनस 4y प्लस 9 4 13 इक्वल टू 0. तो यहां से आ जाएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 13. एक इक्वेशन ये आ जाएगा. इसी तरह से अगर मैं ये वाली इक्वालिटी लेता हूं, इसको और इसको ले लेता हूं, तो क्या आएगा? ध्यान से देखो. फिर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आया क्या? यहां से देखो, यहां से क्या आएगा? तो -8x प्लस 16 0. तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 2. आया ना? देखो x इक्वल टू 2, तो x कोऑर्डिनेट 2 आ गया. इसमें पुट कर दो, x को 2 पुट करो तो आएगा 12 प्लस 4y इक्वल टू 13. तो y क्या आ गया? 1/4. तो आ गया यहां से भी आंसर. अब यहां एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये क्या आया? तो ये कैसे आया? ये पहला रिलेशन कैसे आया? OA इक्वल टू OB लेकर के. तो OA इक्वल टू OB कहां लागू हो रहा है? OA इक्वल टू OB इस बाइसेक्टर के लिए लागू हो रहा है, इस बाइसेक्टर के. तो ये जो लाइन है ये इस बाइसेक्टर का इक्वेशन है. और ये वाला इक्वेशन कैसे आया था? OA इक्वल टू OC. तो इस पॉइंट से, सॉरी, पहला वाला आया था OB इक्वल टू A, हाँ, दूसरा था OB इक्वल टू OC. तो OB और OC इक्वल कब होंगे? ये वाले बाइसेक्टर पे. तो ये बाइसेक्टर का इक्वेशन यहां से है, देखो x इक्वल टू 2. तो चाहे आप स्लोप से जाओ चाहे डिस्टेंस से जाओ, दोनों से अल्टीमेट कंक्लूजन वही रहेगा.
और जो इक्वेशन आएगा वो बाइसेक्टर का इक्वेशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आता है, ये ध्यान रखना। तो सरकम सेंटर कैसे कैलकुलेट करते हैं दोनों मेथड से, डिस्टेंस वाले से, इससे आपको समझ में आ गया। तो इसी बात को अब एक जगह एल्गोरिदम के फॉर्म में मेंशन भी कर दो। तो लिखो फटाफट जल्दी से, क्या है जी। मेथड 1, टू फाइंड सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, टू फाइंड सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पहला यही डायग्राम वैसे ही बना दो। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का x2 y2 है, सी का x3 y3 है। पहला फाइंड मिड पॉइंट ऑफ, अच्छा पहले डिस्टेंस वाला मेथड लिखते हैं ना। लेट द सर्कम सेंटर इज O हैविंग कोऑर्डिनेट x, y. So as we know by definition that OA equal to OB equal to OC, therefore square करके OA square equal to OB square equal to OC square. Whenever you solve the pair of equation, एक यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, I'll get, अब मैं लिख के बता रहा हूं यहाँ, बट आपको ये सब लिखने का नहीं लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख चुके हो कि जब एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक एक्स वाई में लाइन आती है, लीनियर इक्वेशन। तो मैं यहाँ करके दिखाऊं कि ये डिस्टेंस फार्मूला ही तो है। दिस इक्वल टू दिस करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सिंप्लीफाई होकर के एक लाइन का इक्वेशन आएगा। ये किसका इक्वेशन होगा? ये इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिल जाएंगे यहां से। फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड से एक मिल जाएगा, सेकेंड इक्वल टू थर्ड से एक मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वल टू थर्ड से एक मिल जाएगा। तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन, मतलब ये वाला लाइन का इक्वेशन भी मिल जाएगा, ये वाली लाइन का, और इस लाइन का भी इक्वेशन मिल जाएगा, और ये वाली लाइन का भी इक्वेशन मिल जाएगा, तीनों का। तो लिख दो सॉल्विंग एनी, तीन इक्वेशन आएंगे, सॉल्विंग एनी टू, ऐसे लिखते जाओ बस, केवल आपके लिए हेल्प है समझने के लिए। सॉल्विंग एनी टू लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन्ड आउट ऑफ द थ्री, यहां से जो तीन इक्वेशन बनेंगे उसमें से कोई भी दो को सॉल्व करके वी कैन गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने करके दिखाया था, तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप समझ चुके हो कि कैसे आएगा। एंड द ऑब्टेन्ड कोऑर्डिनेट, ये भी लिख दो, एंड द ऑब्टेन्ड कोऑर्डिनेट, ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, इसका जो कोऑर्डिनेट आया, इट ऑलवेज सेटिस्फाइज द थर्ड इक्वेशन। करना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ए इक्वल टू बी से एक इक्वेशन आया, बी इक्वल टू सी से एक इक्वेशन आया, और उन दोनों को सॉल्व किया, तो जो एक्स वाई आएगा वो ए इक्वल टू सी को भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा एंड बीटा इक्वल टू गामा देन अल्फा इक्वल टू गामा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। इससे ये प्रूफ होता है कि जो दो बाइसेक्टर्स का, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहीं से तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास करेगा, मतलब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होंगे, ये यहां से प्रूफ भी हो जाएगा। सो आप लिख दो satisfy the third equation that indicates the concurrency of three right angle bisector of sides। तो ये बात कि पहला मेथड जो सरकम सेंटर को फाइंड करने का है यूजिंग द डिस्टेंस मेथड, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो साथ के साथ में दूसरा मेथड भी लिख लो, तो आप क्वेश्चंस फटाफट कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है वो भी मेंशन कर दो। फर्स्ट लिख दिया, इसको मैं चेंज कर दूं स्लाइड को। ओके, तो जस्ट गो फॉर द सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में सब कुछ वही है। पहला स्टेप में क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 लिखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर, वो लेंगे एक्स कॉमा वाई, ये सब में करेंगे, पहले मेथड में किया था, अभी भी किया। नाउ स्टेप 1, ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स डी ई एफ। बीसी का मिड पॉइंट डी है, AC का मिड पॉइंट E है, और AB का मिड पॉइंट F है। तो हमने तीनों मिड साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, मतलब DEF के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, वो आपको पता है मिड पॉइंट फार्मूले से मिल जाएंगे। नाउ अप्लाई द फैक्ट OD इज परपेंडिकुलर टू क्या है? BC। इसका मतलब जो OD का स्लोप होगा
और जो BC का स्लोप होगा एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो यहां से मुझे मिलेगा y माइनस वाई डी अपॉन x माइनस एक्स डी स्लोप ऑफ OD इंटू स्लोप ऑफ BC क्या है y3 माइनस वाई टू अपॉन x3 माइनस x2 या y2 माइनस वाई थ्री अपॉन x2 माइनस x3। ये दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो ये तो एक कांस्टेंट है। अगर इसको मैं उधर ले जाऊं तो ये इसका स्लोप, तो बेसिकली हमारे पास आया y माइनस वाई डी अपॉन x माइनस एक्स डी इज इक्वल, इसको उधर ले जाके मान लो जो कांस्टेंट वैल्यू आई उसको m लिख दिया, तो यहां से एक इक्वेशन आएगा बेटा y माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ d, ये फिक्स्ड है, सिर्फ y वेरिएबल है, इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स डी। और ये जो भी आएगा एक लाइन का इक्वेशन आएगा, वो कौन सी लाइन होगी? इट इज इक्वेशन ऑफ, मेंशन करो, इट इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओडी। ओडी क्योंकि ओडी लाइन का हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहां पॉइंट लोगे तो भी ये इसके परपेंडिकुलर है, यहां लोगे तो भी ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये कंप्लीट सारे पॉइंट का लोकस है, तो ये इक्वेशन ऑफ ओडी। अच्छा, अगर आप OB इक्वल टू OC ये दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट करके करोगे तो भी इसी लाइन का इक्वेशन आएगा, क्योंकि यही लाइन के पॉइंट है जिसके लिए डिस्टेंस भी इक्वल होगी। तो पहले मेथड से जो आ रहा था वो भी क्या इंडिकेट कर रहा था, वहां से भी जो इक्वेशन आ रहा था वो इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आ रहा था, और स्लोप से भी इसी का इक्वेशन आया। इसी तरह से एग्जैक्टली जो OE है, OE इज परपेंडिकुलर टू AC, तो यहां से भी हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। OE का स्लोप क्या आएगा? OE का स्लोप y माइनस वाई ई अपॉन x माइनस एक्स ई इज इक्वल टू AC का स्लोप क्या आएगा? उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, तो x1 माइनस x3 अपॉन y3 माइनस y1, ये नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया। तो यहां से भी देखो तो इसमें ये वेरिएबल है, जो रेड कलर से मैंने लिखा ये वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वी गेट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, दैट इज OE। यहां से भी जो आया था वो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर OD बाइसेक्टर था। ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन भी हमने फाइंड कर दिया और ये भी, इन दोनों को सॉल्व करो, तो इनको सॉल्व करके क्या आएगा? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो लिख दो सॉल्विंग 1 and 2 we get coordinate of circumcenter, और उस कोऑर्डिनेट के लिए जब आप तीसरा वाला OF का स्लोप और AB का स्लोप अपने आप परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो वहां से भी कॉन्करेंसी प्रूव हो जाएगी। तो एक बार देख लो, अगर आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो मेरे से पूछ लो, क्योंकि इसके अलावा मुझे सर्कम सेंटर और सर्कम सर्कल के बारे में कुछ नहीं बताना है, सीधे क्वेश्चंस पे जाना है। तो जस्ट गो थ्रू इट, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। क्लियर है जी? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वैसे तुम लोग इतने चुपचाप हो ना, तो उसे एक बात पता चल जाती है कि थके हुए बहुत, ठीक है? और पंडित जी तो हैं भी नहीं लग रहा है, हैं? दीक्षांत बाबा तो गायब है। चलो कोई बात नहीं है, तो आ जाते हैं जी, ठीक है। अब कुछ एक एक तो मैंने देखो 3 पॉइंट दिए, एक तो मैंने आपको बोला था, ओके आई नो इट, दैट्स व्हाई आई वांट टू कंक्लूड इट बिट अर्ली। एनीवे, तो एक तो मैंने आपको बताया था कि वो 3 पॉइंट आपको
क्लासिकली प्रूफ करने हैं। कौन सा? कि सरकम सेंटर जो होगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमेशा इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल में होगा और ऑब्ट्यूज एंगल में आउटसाइड लाई करेगा और राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पे लाई करेगा। ये आपको प्रूफ करके मुझे बताना है, ठीक है। इस आर्ग्यूमेंट में बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप जरूर सोचेंगे, ठीक है। और एक दो बातें और भी बोलूंगा मैं ज्योमेट्रिकली जो प्रूफ करनी है आपको, राइट। तो ये सारी बात समझ में आ गई, ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कैसे फाइंड करेंगे सरकम सेंटर समझ में आ गया। ये एक पॉइंट लिख दो, ये भी आपको प्रूफ करके दिखाना, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी ना इस पे वो थोड़ी सी काफी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि उसमें मैं काफी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में कुछ बातें डिस्कस करूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्विंग में, इस चैप्टर में भी दूसरे में भी। अच्छा, ये क्या मैंने बोला? शो दैट the centroid G of a triangle divides the join of its orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1। क्या प्रूफ करना है मैं आपको ज्योमेट्रिकली दिखा दे रहा हूं, ठीक है। और ये बात आपको प्रूफ करना है क्या कि भाई देखो ये एक ट्रायंगल है, मान लो स्केलियन ट्रायंगल लो तो ज़्यादा क्लैरिटी से दिखती है चीज़ें। और इस ट्रायंगल में जब मैं बात करता हूँ ऑर्थो सेंटर, तो मैं ऑल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये लो मैंने ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन ड्रॉ कर दिया है, तो उससे एक ऑर्थो सेंटर आ गया एच, मार्क कर दिया, ये एच है। फिर मैंने बोला कि मान लो ये बी सी, राइट। फिर मैंने बोला कि जब ये तो ऑल्टीट्यूड था सब, यहाँ कहीं मिड पॉइंट होगा ट्रायंगल का, साइड का। ऐसे इस साइड का भी कुछ मिड पॉइंट होगा, लेट्स से इट इज हियर, ये डी है तुम्हारा और ये ई है। सो वेन एवर यू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, तो आई विल गेट वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइक दिस एंड अनदर, सपोज अनदर वन इज लाइक दिस। ये दोनों राइट एंगल बाइसेक्टर को भी ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। दे विल इंटरसेक्ट समवेयर एंड द पॉइंट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ये सरकम सेंटर हो गया, जिसको मान लेते हैं, कुछ नाम दे देते हैं यार, क्या ओ लेते हैं ना, ओ वही तो बोल रहे हैं अभी तक। तो ये सरकम सेंटर आ गया। अब सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को ज्वाइन कर दो, तो ये लो ज्वाइन कर दिया, एक अच्छे कलर से ज्वाइन करते हैं, ये लो ये ज्वाइन कर दिया। नो 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 नो, स्ट्रेट ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया है, ओके। अभी ओ एच हो गया, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंट और लाइन ज्वाइनिंग द ऑर्थो सेंटर एच एंड सरकम सेंटर सी बोलो या ओ बोलो, एक ही बात है, क्योंकि हम यहां सी ले लिए इसलिए इसको ओ दे दिया। इसको सेंट्रॉयड इसको डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। मतलब आपने दो बातें प्रूव, आपने क्या प्रूव करना, आपने प्रूव ये करना है कि अगर आप इसकी मीडियन ड्रॉ करो, ड्रॉ मीडियन, यहां से ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ये मीडियन इसको कट करेगी कहीं ना कहीं ओ एच को। तो ये पॉइंट जो है आपको प्रूव करना है कि ये जी है, मतलब ये सेंट्रॉयड है। और आपको ये प्रूव करना है कि जो एच जी है अपॉन ओ जी है, ये रेशियो क्या है 2:1। तो मीडियन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर ये सेंट्रॉयड है तो जी ए इज टू जी डी भी क्या है 2:1 है, और ये भी 2:1 है। दिस वेरी फैंटास्टिक कि जो सेंट्रॉयड है वो मीडियन को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, और सेंट्रॉयड जो है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। दिस इज यू हैव टू प्रूव। तो ये आपके लिए एक फूड हो गया, मेंटल फूड है, मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं। यू गिव योर ऑल योर एफर्ट, खूब ट्राई कर लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर हो जाएगा तो आप मुझे डेफिनेटली बताना कि सर हो गया, नहीं हुआ तो मैं डिस्कस करूंगा, उसके साथ साथ कुछ और बातें सीख जाएंगे आप और भी। तो ये तो हो गया जी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। नाउ गो टू सम क्वेश्चन, एक दो सम फटाफट कर लो और आज की क्लास को समराइज कर दो यहीं पर। यही दो पार्ट कर लो, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे यहाँ इसमें भी देखो, मैंने आपको सारे पॉइंट्स के बारे में एक बात बताई, आई होप यू रिमेंबर दैट जब भी कोई ट्रायंगल आए और
आपको क्वेश्चन में पूछा जाए दे आर टॉकिंग ऑफ ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक सेंटर, व्हाटएवर, तो आपको सबसे पहले उस ट्रायंगल का कैरेक्टरिस्टिक पे जाना है, पता पहचानने की कोशिश करनी है कि कहीं वो इक्विलेटरल तो नहीं, इक्विलेटरल नहीं है तो चलो आइसोसेलेस तो नहीं, आइसोसेलेस नहीं है तो कहीं वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, और अगर वो भी नहीं है तो फिर देखो कि कहीं उसकी कोई एक साइड वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, मतलब कि आप कुछ स्पेशल बातें फिगर आउट करेंगे, उसके बाद सोचना शुरू करेंगे, तो आपका एक नेचुरल अटेम्प्ट होगा, नहीं तो आप बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम जो बनाई जाती है इन सभी एग्जाम्स में इंक्लूडिंग जेई एडवांस एंड केवीपीवाई एंड ओलंपियाड एंड ऑल, वो प्रॉब्लम फ्रेम्ड होती है और बायस्ड होती है टुवर्ड्स दो स्टूडेंट जो ऑब्जर्वेंट होते हैं, जो इंक्विजिटिव होते हैं। तो अगर आपने ऐसी प्रॉब्लम को क्रैक करना है तो आपने अपनी वो वाली स्किल को थोड़ा इनहांस करना है कि आप देखो, खुद नेचुरली सोचो, ये नहीं कि फार्मूला कोई लर्न कर दिया, कॉन्सेप्ट लर्न कर दिया वैसे सोचो, डेफिनेटली कॉन्सेप्ट रहेगा बैकअप में, लेकिन सोचने का तरीका तुम्हारा बड़ा नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। बेसिक बातें ऑब्जर्व करो क्या दिया हो, जैसे इसमें क्या दिया हुआ, आपने देखा तीनों वर्टिसेस हैं, थोड़ी स्पेसिफिक नजर आ रही हैं, कैसे नजर आ रही हैं, एक वाई एक्सिस पर है, ये भी वाई एक्सिस पर है, नो ये तो एक्स वाई एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर है और ये वाई एक्सिस पर है, लोकेट कर दो यार, ये तो बड़ा सिंपल सा है। ट्रायंगल 2a0 माइनस 2a0, नो 0 माइनस 2a 0 2a, तो ये लो एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, ये तो सीधे सीधे क्या हो गया, और तीसरा क्या है माइनस 2a0, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल ही दिख रहा है और आइसोसेलेस भी दिख रहा है, क्योंकि मुझे क्या नजर आया कि ये डिस्टेंस, ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ तीनों इक्वल है, तो ये हो गया तुम्हारा सर्कल, सॉरी ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल हुआ, आइसोसेलेस तो सबको दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल है, बट ये एंगल 45 है और ये एंगल भी 45, 90, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सारा कुछ बताओ, सेंट्रायड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सब कुछ बताओ, क्या आएगा बोलो। तो पहले तो ये क्लियर दिख रहा है कि ऑर्थो सेंटर तो ये वर्टेक्स है, राइट एंगुलर वर्टेक्स है, तो -2a0, और सरकम सेंटर क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर होता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, क्योंकि मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज का जो होता है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तो सरकम सेंटर हो गया 0 0, और सेंट्राइड तो आप सभी जानते हो -2a/3 कॉमा 0, क्योंकि एक मीडियन तो यही है ना, तो एक्स एक्सिस पर ही सेंट्राइड होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया जी। बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, a -40 है, b 40 है, c 03 है, ये भी दिख रहा है ऑब्जर्वेशन से। कैसा ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है भाई, -40 हेयर समवेयर, 40 यहाँ कहीं है, और 03 ऊपर कहीं है, ऐसे ऐसा कुछ है। एक बात तो क्लियर दिख रही है, क्या आइसोसेलेस तो दिख रहा है, तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो यही हो गया, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, तो हमारा जो सरकम सेंटर होगा इसे वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो ऑब्वियसली सरकम सेंटर इसे पे लाई करेगा, बट मुझे ये दिख रहा है, ध्यान से देखो, तो ये 4 है और ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये एंगल 45 से बड़ा है, ये भी 45 से बड़ा है, ये एंगल ऑब्ट्यूज है, ये ऑब्ट्यूज है ना, क्योंकि अगर ये 404 होता तो राइट एंगल हो जाता ना, ये 90, तो ऑब्ट्यूज है, तो बाहर होगा, यहाँ कहीं सरकम सेंटर होगा, यहाँ क्या होगा, तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो वाई एज्यूम कर लो, दैट्स इट। अब मुझे बताओ अब क्या करूं मैं, हाउ टू डिटरमिन वाई, सरकम सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो पता चल गया 0 है, वाई कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, क्या करूं मैं,
तो मैं बोलूँगा भाई देखो यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगी और जो ये डिस्टेंस होगी और जो ये डिस्टेंस होगी तीनों सेम होनी चाहिए। तो कोई भी एक डिस्टेंस को ले लेते हैं, चलो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल कर लेते हैं। लिखो भाई लिखो, ये डिस्टेंस लिखो, ये O है मान लो, इसको A ही मान लो। OA इक्वल टू OC लिख दिया, OA स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। OA स्क्वायर क्या है? तो 16 प्लस वाई स्क्वायर, और OC स्क्वायर क्या है? OC स्क्वायर ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, तो मॉड ऑफ y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, एंड by solving you will get 16 plus y square is equal to y square minus 6y plus 9. तो देखो y square gets cancelled and you got 16 minus 9 7, तो y की वैल्यू आ गई भाई, क्या आई? -7/6। या तो 0, -7/6। ठीक है, तो आप डिस्टेंस मेथड से या स्लोप मेथड से सरकम सेंटर निकाल सकते हैं। सरकम सेंटर पे कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन आज यहीं तक। तो जो कल की क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी इसकी वेंसडे को, तो उस दिन हम लोग पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल, मतलब इन सेंटर खत्म हो जाएगा और एक सेंटर, मतलब सारा कुछ मैं उस दिन समराइज कर दूंगा। 2 पॉइंट आज कवर कर लिए, 2 उस दिन कवर कर लिए, वो सारे रिलेटेड है। इन सेंटर थोड़ा अच्छे से करना है, एक सेंटर जो है वो उसी के साथ में एनालॉजी पे हो जाएगा डायरेक्ट, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जब करेंगे तो और डिटेल में हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई क्वेरी? इस पर एक टेस्ट मैं लेना चाह रहा हूँ आपका, क्योंकि आप लोग जो है ये कोऑर्डिनेट पे वर्क अभी नहीं कर रहे हैं, जैसा मैं चाहता हूँ उस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग मुझे लगता है नहीं कर रहे हैं। तो एक टेस्ट रखना है, और इसके साथ साथ जो बुकलेट है या गेम है उसके डिस्कशन का एक क्लास रख लो, उसे पता चल जाए कि आपने कहाँ तक किया है। तो लेट मी कंप्लीट दिस पार्ट, पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल कर लेते हैं, तो उसके बाद डिसाइड करते हैं वेंसडे को कि टेस्ट किस दिन रखना है। और तब तक आप बुकलेट भी कर लो और मुझे बताओ कि बुकलेट में कहाँ तक की हो, तो उसका डिस्कशन क्लास साथ के साथ एक टेस्ट रखेंगे। एक दिन हाफ एन आवर डिस्कशन रखेंगे और 1 घंटे का टेस्ट रखेंगे उसी दिन। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर फिर एंड करते हैं।